4 मई 2004 साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी का यह आलीशान बंगला पिछले कई महीनों से सर्विलेंस पर है। इस घर के आसपास की हर छोटी से छोटी हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये घर किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि भारत की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के ज्वाइंट सेक्रेटरी का है। घर के बाहर खड़ा यह फल वाला, जिसे अपने फलों से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि उस घर में कौन आया और कौन गया। उसे घर के मालिक की हर एक्टिविटी पता है, कब वो ऑफिस निकलता है, कब वापस आता है और किससे मिलता है। सब कुछ नजर इस हद तक रखी जा रही है कि घर से बाहर जाने वाले कूड़े तक की जांच की जाती है। जब 3 दिनों तक घर से कोई बाहर नहीं निकला तो फल वाले को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह घर के मालिक को एक खुफिया मैसेज देने के बहाने गेट पर पहुंचा। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि साहब और मालकिन तो एक शादी अटेंड करने पंजाब गए हुए हैं। यह सुनकर फल वाले के होश उड़ गए। उसने जेब से फोन निकालकर आनन फानन में किसी से फोन पर कोड वर्ड में बात की। कुछ ही देर में एक तेज रफ्तार गाड़ी गेट पर आकर रुकी। 5-7 लोग गाड़ी से उतरे और सीधे घर के अंदर चले गए। ये फल वाला कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि खुद एक रॉ एजेंट है। और जो लोग गाड़ी से आए हैं वो भी इंटेलिजेंट ऑफिसर्स हैं, जो अपने ही एक बड़े अफसर को रंगे हाथों पकड़ने आए हैं। उस पर आरोप है कि वो देश की टॉप सीक्रेट जानकारियां अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को लीक कर रहा है। एजेंसी उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर्स को सबूत के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि कोई सबूत हाथ लगता, वह अपने घर से मिस्टीरियस तरीके से अपनी बीवी के साथ गायब हो गया। छानबीन शुरू हुई, उसके रिश्तेदारों और जानने वालों से पूछताछ की गई, मगर कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन पता चला कि वह तो नेपाल के रास्ते अमेरिका भाग गया। यह जानकर रा के अधिकारियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह गद्दार पिछले सालों में देश की खुफिया जानकारियों के 20,000 से ज्यादा पेजेस CIA को लीक कर चुका था। कौन था यह गद्दार? CIA की जाल में कैसे फंसा और देश की सबसे बड़ी एजेंसी को चकमा देकर कैसे फरार हो गया? अमृतसर में जन्मे इस गद्दार का नाम था रविंदर सिंह, जिसकी रगों में फौजी खून था। उसके पिता आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। उसने 1970 में सेना ज्वाइन की, पर जल्द ही उसे फर्ज और अनुशासन की वर्दी चुभने लगी और उसे परछाइयों की दुनिया यानी जासूसी रास आने लगी। मिलिट्री में थोड़े समय काम करने के बाद 1980 के दशक में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा ज्वाइन किया। रा में उसकी ज्वाइनिंग एक पुराने फैमिली फ्रेंड की मदद से हुई, जिसने उसके पिता के साथ काम किया था। शुरुआत में रविंदर सिंह को ऑपरेशन ब्लू स्टार पर काम करने का मौका मिला, जो 1984 में अमृतसर और पंजाब के उग्रवाद से जुड़े मामलों पर किया गया एक ऑपरेशन था। खास करके खालिस्तानी आंदोलन के नाम से जाने जाने वाला अलगाववादियों के एक ग्रुप को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया था। उसकी परफॉर्मेंस शानदार थी। उसके सीनियर उसे एक असेट की तरह देखते थे। वह फाइलों को खंगालने में माहिर था और नेटवर्क बनाने में उसका कोई शानी नहीं था। रविंदर सिंह जल्द ही रा का गोल्डन बॉय बन गया। दिल्ली के लोधी स्टेट के जिमखाने में वो अक्सर बड़े बड़े अफसरों के साथ ड्रिंक पर मिलता था। इस बीच उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया था, जिसे नामुमकिन माना जा रहा था। रा को अमेरिकी सरकार की कुछ फाइलों की दरकार थी, जिन्हें छूना भी मौत को दावत देना था। तब रविंदर सिंह ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबका भरोसा जीत लिया। उसने अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए अपने ही रिश्तेदार को इस्तेमाल किया। रविंदर सिंह ने अमेरिका में अपने एक रिश्तेदार की मदद से उन फाइलों को हासिल किया, मगर उस वक्त किसे पता था कि जो आदमी अपना काम निकालने के लिए अपने ही परिवार के लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, आगे क्या वो देश के सीक्रेट नहीं बेचेगा? जब वो दस्तावेज रा के दफ्तर पहुंचे तो रविंदर सिंह एक हीरो बन गया। इसीलिए एक औसत दर्जे का डेस्क ऑफिसर होने के बावजूद उसने यहाँ कुछ ही सालों में काफी तरक्की कर ली। पहले वो रा का डिप्यूटी सेक्रेटरी बना और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया। जैसे जैसे प्रमोशन होता गया, उसकी आदतें और ज्यादा खराब होती गईं। वह अक्सर अपने घर पर शानदार पार्टियां देता। महंगी शराब, विदेशी सिगरेट और रसूखदार दोस्त यह उसकी नई पहचान थी। उसकी यही आदतें उसे CIA के चंगुल में फंसाकर अपने ही देश से गद्दारी कराने वाली थी। मगर इन शानदार पार्टियों के लिए इतने पैसे कहां से आते हैं, इस पर ध्यान बहुत बाद में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित एजेंसियों में से एक रा का एक बड़ा अफसर गद्दारी की राह पर कैसे चल पड़ा। इसकी 3 वजहें थी। CIA को इंडिया की खुफिया जानकारियों की भूख, एक दिलफेक आशिक, रविंदर सिंह की लस्टी लाइफ और बड़बोलापन।
सीआईए को इंडिया की खुफिया जानकारियां क्यों चाहिए थी? कोल्ड वॉर के समय दुनिया के दो सुपर पावर मुल्क अमेरिका और सोवियत यूनियन किसी भी हालत में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। भारत वह स्ट्रेटजिक पावर था जिसे दोनों अपने पक्ष में करना चाहते थे। जब भारत का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ा, तब सीआईए ने दिल्ली के पावर कॉरिडोर में अपनी पैठ बनानी शुरू की। अमेरिका के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा था। भारत जिस तरफ झुकता, कोल्ड वॉर का तराजू उसी तरफ झुक जाता। अमेरिका की मजबूरी थी कि अगर भारत को अपना नहीं बना सकते थे तो कम से कम उसकी हर चाल पर नजर रखना वाशिंगटन की मजबूरी हो गई थी। कहा जाता है कि कोल्ड वॉर के समय अमेरिका सोवियत यूनियन से आगे बढ़ने के लिए पूरी दुनिया में सीआईए के एजेंट एक्टिव कर रखे थे। इसके लिए उसकी नजर हमेशा देश के ऐसे लोगों पर होती जिनके पास देश की फ्यूचर प्लानिंग की जानकारी हो, जैसे साइंटिस्ट, आर्मी मैन और खुफिया विभाग के ऑफिसर, और उन्हें अपने जाल में फंसाकर खुफिया जानकारियों को हासिल करके वाशिंगटन तक पहुंचा सके। माना जाता है कि इंदिरा गांधी की कैबिनेट में भी एक सीआईए का एजेंट मौजूद था जिसने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से जुड़ी भारत की तैयारियों की जानकारियां अमेरिका को पहुंचाई थी। 1983 में एक टॉप भारतीय अधिकारी ने बताया कि जासूसी के आरोप में जेल में बंद एक रिटायर्ड भारतीय जनरल ने कबूल किया है कि उसने सीआईए को मिलिट्री सीक्रेट बेचे थे, और यह भी कबूल किया कि अमेरिकी दूतावास के 4 ऑफिसर्स भी इस साजिश में शामिल थे। इसके बाद भारत में सीआईए का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ और खुलासा हुआ कि यूएस एम्बेसी में काम कर रहे 9 अमेरिकी एजेंट शामिल थे। इससे अमेरिका की काफी बदनामी हुई। अब सीआईए को नए मोडस ऑपरेंडी की दरकार थी। यहीं से शुरू होता है डबल एजेंट बनाने का खेल। सन 1986 में रविंदर सिंह को सीरिया के दमस्कस में इंडियन एम्बेसी में फौज सेक्रेटरी के तौर पर पोस्ट किया गया था। 1986-87 में इंडियन एयरफोर्स को सोवियत यूनियन में बने मिग 21, 23 और 27 के स्पेयर पार्ट्स की तलाश थी। सोवियत यूनियन अपनी सप्लाई चेन और अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा था। उस समय सीरिया भी इन फाइटर्स का इस्तेमाल करता था और उसके पास इन स्पेयर पार्ट्स का एक बड़ा जखीरा था। इसीलिए भारत ने खरीदारी पर बातचीत करने के लिए दमिश्क में एक टेक्निकल टीम भेजी। यह मिशन काफी महत्वपूर्ण था। चूंकि रविंदर सिंह पहले से वहां मौजूद था, उसे भी इस टीम का हिस्सा बना दिया गया। रविंदर सिंह आईएएफ टीम के साथ घोटा नाम के इलाके में स्थित एक टॉप सीक्रेट सीरियन एयरबेस पर गया। यह बेस बहुत ज्यादा क्लासिफाइड था और उस समय वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसके बारे में पता नहीं था। इस दौरे के कुछ ही दिनों बाद दमिश्क में एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने भारतीय पत्रकार हरीश चंदोला से पूछा कि क्या उन्हें सीरियन एयरबेस के बारे में पता है। चंदोला सन्न रह गए कि इसको इस बारे में कैसे पता चला। जब चंदोला ने जानना चाहा कि अमेरिकन को इसके बारे में कैसे पता चला, तो डिप्लोमेट ने बताया कि आपकी सरकार के एक अधिकारी ने आईएएफ टीम के साथ वहां जाने के बाद डिटेल दी थी। बाद में पता चला कि वह रविंदर सिंह था। चंदोला ने इसकी शिकायत एक अम्बेसडर से की, मगर उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। चंदोला ने बाद में इस घटना का जिक्र अपनी किताब एट लार्ज इन द वर्ल्ड में किया, और यह भी कि यह बात ऑफिसर्स को एक ओपन सीक्रेट की तरह पता थी। मजाक में अक्सर लोग इस पर जिक्र किया करते थे। सीआईए रविंदर सिंह को काफी समय से ट्रेस कर रही थी। सीआईए किसी को रातों रात रिक्रूट नहीं करती। इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी काम करती है, जिसे इंटेलिजेंस की भाषा में माइस कहा जाता है। मनी, आर्थिक तंगी या अमीरी की भूख, आइडियोलॉजी, देश या सिस्टम से नफरत, कंप्रोमाइज, कोई कमजोरी या राज, ईगो, मुझे वो इज्जत नहीं मिली जिसका मैं हकदार हूँ। रविंदर में ये चारों कमियां थी। उसका बड़बोलापन, शराब का शौक और महंगी पार्टियों की लत। ये सब जासूस के लिए रेड फ्लैग थे, लेकिन सीआईए के लिए ओपन डोर्स। रिपोर्ट के अनुसार उसे एक ट्रेंड फीमेल सीआईए एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाया था, लेकिन सिर्फ हुस्न काफी नहीं था। उसकी शानदार लाइफ स्टाइल की भूख ने डील को सील कर दिया। यह हनी ट्रैप और मनी ट्रैप का एक घातक कॉकटेल था। नायरोबी। असल खेल शुरू हुआ तो 1992 में। केन्या में पोस्टिंग के दौरान रविंदर सिंह को हार्ट अटैक आया। एक सरकारी अफसर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो विदेश में बाईपास सर्जरी करा सके। उसने वाशिंगटन डीसी में अपनी पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट की ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके। पोस्टिंग तो नहीं मिली, लेकिन उसका इलाज वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ। कहा जाता है कि सर्जरी का बिल सीआईए ने भरा था। यहीं से उसकी वफादारी बदल गई। वो ठीक होकर भारत तो लौटा, लेकिन अब वो रॉ का ऑफिसर नहीं बल्कि सीआईए का एजेंट था। हैरानी की बात यह है कि एक मामूली सैलरी वाला अफसर दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद रहा था।
सीनियर ऑफिसर्स को महंगी शराब पिला रहा था। फिर भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो सालों तक भारत के खुफिया दस्तावेज की CIA को होम डिलीवरी करता रहा, लेकिन 2004 में एक छोटी सी फोटोकॉपी मशीन ने वो राज खोल दिया जिसे पूरी रात नहीं देख पाई। कई साल विदेशों में काम करने के बाद 2000 में रविंदर सिंह की पोस्टिंग नई दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर में एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी हुई। उसकी लाइफ स्टाइल अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। CIA से भर भर के पैसे मिल रहे थे। वह बड़ी सफाई से CIA को खुफिया फाइलें भेज रहा था। किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। अब वो बेखौफ हो चुका था। अक्सर अपने जूनियर से उन फाइलों और केसों के बारे में पूछता जिनसे उसका कुछ लेना देना नहीं होता। वो अक्सर अपने जूनियर्स को अपने घर पर या महंगे होटलों में पार्टी देता और खूब शराब पिलाने के बाद उनसे जानकारियां निकालने की कोशिश करता। कुछ जूनियर ऑफिसर्स ने इसके बारे में अपने सीनियर से बात की थी, मगर मामले को नजरअंदाज कर दिया गया कि शायद नशे में पूछ लिया होगा। मगर 2003 के आखिर में एक डेस्क ऑफिसर जो साइबर टीम में काम करता था, उसने अमर भूषण, जो कि उस समय के रॉ के काउंटर इंटेलिजेंस के हेड थे, को बताया कि रविंदर सिंह बार बार मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं, कंप्यूटर कैसे हैक करते हैं, ईमेल को डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। और आज रविंदर सिंह ने मुझे 12वीं बार अपने ऑफिस में बुलाया था। भूषण ने कहा कि तुम अपने सीनियर्स को क्यों नहीं बताते, मुझे क्यों बता रहे हो। उसने सफाई दी कि मैंने इस पर बहुत सोचा और मुझे लगा कि एक ना एक दिन आपको पता चलेगा। और जब रविंदर सिंह के साथ इन मीटिंग्स के बारे में पूछेंगे, सर मुझे शक है कि रविंदर सिंह किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। यह पहली बार था जब किसी जूनियर ने इतने बड़े रॉ ऑफिसर्स के खिलाफ सीधी विसिल ब्लोइंग की थी। अमर भूषण ने सहज होते हुए पूछा, अभी तक तुमने उसे क्या क्या बताया है? ऑफिसर ने कहा, अभी तक तो मिसलीडिंग इनपुट देता रहा हूँ, कोई काम की बात नहीं बताई है। उस ऑफिसर ने ऐसे और भी कई बड़े बड़े खुफिया जानकारियों के बम फोड़े। एक दिन की सोच विचार और सीनियर ऑफिसर्स के डिस्कशन के बाद जनवरी 2004 में रविंदर सिंह पर सर्विलेंस का फैसला लिया गया। 20 ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक वॉचर्स की ड्यूटी तय की गई। रात पहली बार अपने ही एक सीनियर ऑफिसर पर जासूसी करने जा रही थी। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा इंटरनल मैनहंट। 3 हफ्ते बीत गए, मगर कोई खास सबूत हाथ नहीं लगे। रविंदर सिंह ना तो किसी ऐसे आदमी से मिलता था जिस पर शक किया जा सके, ना ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आई। तो फैसला लिया गया फोन टैप करने का। उसके ऑफिस और घर के फोन बग किए गए। एक एक बात रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। उसके कार में भी बग लगाए गए। अगर कार में किसी से बात करता तो ऑफिस में बैठा एक ऑफिसर उसे सुन रहा होता। पहले हफ्ते के आखिर तक लगने लगा था कि कहीं बेवजह ही हम शक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सारी एक्टिविटी अब भी नॉर्मल लग रही थी। फिर अचानक एक कॉल रिकॉर्डिंग ने सबके अंदर जोश भर दिया। रविंदर सिंह पुरानी दिल्ली के दरियागंज में किसी से बात कर रहा था। मेरे घर की श्रेडर मशीन खराब हो गई है। पिछले 1.5 साल से बिल्कुल सही काम कर रही थी, अभी भी वारंटी में है, तो किसी को आज ही भेजकर ठीक करा दें। सामने वाले ने कहा, वारंटी इंडिया में नहीं चलती, 3000 लगेंगे। रविंदर सिंह, ठीक है, पैसे की फिक्र ना करें, मगर आज ही ठीक करवा दें। अमर भूषण ने जब यह रिकॉर्डिंग सुनी तो उनके दिमाग में एक साथ कई सवाल उठने लाजमी थे। किसी को घर पर शेडर की क्या जरूरत? ऐसी क्या जल्दी है कि इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है? ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको अर्जेंटली डिस्ट्रॉय करना है? उसी रात उसकी ऑफिस की जिराक्स मशीन को भी बग किया गया। वह जो भी कॉपी करता उसकी एक सॉफ्ट कॉपी मशीन में स्टोर हो जाती। टीम को भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि उसके घर से बाहर जाने वाले कूड़े की भी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि रोज रोज क्या श्रेड करता है। इसी बीच रविंदर सिंह ने अपने सीनियर CD सहाय से कंप्लेंट की कि उसे किसी का फोन आया था कि उस पर नजर रखी जा रही है, मगर सहाय ने प्रैंक कॉल का दिलासा देकर टाल दिया और कहा कि दोबारा कॉल आए तो बताना। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। सुबह शाम उसके ऑफिस और घर पर नजर रखी जा रही थी। कुछ दिनों बाद जब जिराक्स मशीन चेक की गई तो उसमें 20 से ज्यादा ऐसी फाइलें मिली जिसका रविंदर सिंह के किसी भी केस से कोई लेना देना नहीं था। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि वह हाईली कॉन्फिडेंशियल फाइल्स की फोटोकॉपी करता है। अब बारी थी उसे रंगे हाथों सबूत के साथ पकड़ने की। इसके लिए एक ऐसा प्लान बनाया गया जो रॉ ने अपने हिस्ट्री में कभी नहीं किया था। एक दिन ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद सभी एम्प्लॉइज को रॉ हेडक्वार्टर के मेन गेट पर रोक लिया गया। सभी के बैग खोलकर तलाशी ली जाने लगी। रविंदर सिंह का भी नंबर आया, उसके बैग की भी तलाशी ली गई, मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला और वो बच गया। शायद उसे पहले से भनक लग गई थी। कुछ दिनों बाद चीफ CD सहाय ने एक मीटिंग बुलाकर साफ किया
कि तलाशी किसी एक के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इसका मकसद था रा की सिक्योरिटी को और मजबूत करना। रविंदर सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद था और निकलते वक्त बड़बड़ा रहा था कि सीनियर ऑफिसर से पेश आने का यह सही तरीका नहीं है। लेकिन उसे अब भी यह नहीं पता था कि काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट सिर्फ उसके ऑफिस की ही नहीं, बल्कि उसके घर पर भी नजर रखी हुई है और उसके सारे डिवाइसेस बग्ड हैं। इस दौरान कई बार डिस्कशन में यह बात आई कि उसे गद्दार साबित करने के लिए हमारे पास एनफ एविडेंस है, उसे गिरफ्तार करके पूछताछ करते हैं। मगर हर बार इस बात पर गिरफ्तारी टल जाती, क्योंकि रा को यह तो पता था कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कॉपी करता है, मगर यह नहीं पता था कि इन्फॉर्मेशन देता किसको है, उसका हैंडलर कौन है। इसी बीच रविंदर सिंह ने लीव के लिए एप्लीकेशन दिया कि वह कुछ समय अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में बिताना चाहता है, मगर लीव अप्रूव नहीं हुई। शायद यही समय था जब उसे भनक लग चुकी थी। प्रैंक कॉल, गेट पर चेकिंग और अब लीव का कैंसिल होना। मई 2004 में 1 से 4 तारीख तक गैजेटेड हॉलिडे पड़ रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए उसने अपनी पत्नी के साथ देश छोड़ने की प्लानिंग कर ली थी। 1 मई को उसकी पत्नी को घर से बाहर जाते देखा गया, जो थोड़ी देर बाद वापस आ गई। तो बाहर फल वाले के भेष में खड़े एजेंट को कुछ भी अजीब नहीं लगा और फिर अगले 3 दिनों तक ना तो कोई घर से बाहर निकला, ना ही अंदर गया। अब ड्यूटी पर तैनात एजेंट को शक हुआ। एक अर्जेंट मैसेज देने के बहाने गेट तक गया। तब गेटकीपर ने बताया कि मालिक और मालकिन तो पंजाब में एक शादी अटेंड करने गए हैं। एजेंट ने फौरन फोन करके हेडक्वार्टर को इसकी खबर दी। कुछ ही मिनटों में 5-7 ऑफिसर्स दंदनाते हुए वहां पहुंचे और सीधे बैंगलोर के अंदर जाकर जांच शुरू कर दी। घर से रविंदर सिंह के लैपटॉप के अलावा कुछ और खास सामान नहीं मिला। रा के ऑफिसर्स हैरान थे कि इतनी सिक्योरिटी के बाद फरार कैसे हो गया। जांच में पता चला कि वह तो 1 मई को ही नेपाल भाग गया था और वहां पर CIA स्टेशन चीफ डेविड वकाला के नाम पर बुक एक होटल में रुका था। इससे पहले कि उस तक पहुंचते CIA ने उसे सेफ हाउस में ट्रांसफर कर दिया। यह पहली बार था जब रा को पता चला कि वह CIA के लिए काम कर रहा था। CIA ने उसे राजपाल प्रसाद शर्मा और दीपा शर्मा के नाम का 2 फेक अमेरिकन पासपोर्ट दिया था। उसी फेक पासपोर्ट पर 7 मई को एक ऑस्ट्रियन फ्लाइट से काठमांडू से आ किया और फिर ऑस्ट्रिया से वाशिंगटन भाग गया। उसके लैपटॉप की जांच करने पर पता चला कि रविंदर सिंह ऑफिस से फाइलें लाकर उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाता और CIA के दिए हुए FTP सर्वर पर अपलोड कर देता। फिर लैपटॉप से सब कुछ डिलीट कर देता और पेपर श्रेड कर देता ताकि कोई सबूत ना बचे। बातचीत के लिए अमेरिका में रह रही अपनी बेटी का ईमेल अकाउंट इस्तेमाल किया करता था ताकि भारतीय एजेंसियों को शक ना हो। यह भी पता चला कि अब तक 20 से 23 हजार पन्नों की सॉफ्ट कॉपी बनाकर रा के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट CIA को भेज चुका था। सारे सबूत इकट्ठे किए गए, अमेरिकन एम्बेसी को दिए गए, मगर अमेरिकन एम्बेसी ने रविंदर सिंह को पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब CIA के लिए रविंदर सिंह एक यूज किए हुए टॉयलेट पेपर की तरह था। CIA ने पैसे देना बंद कर दिए। कुछ ही समय बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना शुरू हो गई। कहा जाता है कि अपने आखिरी दिनों में एक पाई के लिए मोहताज हो गया था। वह अपनी पहचान छुपाकर एक रिफ्यूजी की तरह रह रहा था और भारी डिप्रेशन में भी था। उसके फरार होने के ठीक 12 साल बाद 2016 में खबर आई कि पेंसिल्वेनिया के पास मैरीलैंड में एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और देश का सबसे बड़ा गद्दार अपने अंत को पहुंचा।